Dear student, welcome to the channel. Today I am going to start the circular motion and its kinematics. In the next class, we will discuss about the dynamics of circular motion, means कि circular motion के causes क्या हैं, किस cause से circular motion हुआ है and which force is responsible for the circular motion. Right now I am going to start the kinematics portion, and first of all we define the what is circular motion, and today we will explain all the parameters involved in the circular motion. सेम टू सेम जो पैरामीटर्स को हम रेक्टिलिनियर मोशन में स्टडी किया था, उसी पैरामीटर्स को हम सिर्फ एंगुलर लगा करके उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको कोरिलेट करेंगे. सिमिलर टू जितना स्पीड इक्वेशन उसमें यूज हुआ था उतना ही स्पीड इक्वेशन हम इसमें भी यूज करेंगे. बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा कि यहाँ पर जो पोजीशन जहाँ वहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन के केस में सिर्फ वेलोसिटी होता था, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी. वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था तो यहाँ पर एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वहाँ पर एक्सेलरेशन होता था तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन. वहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता था तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का यूज किया जाएगा. तो सबसे पहले इसको हम कैसे देखते हैं सर्कुलर मोशन में, इसकी बारीकियों को हम स्टडी करेंगे और इसकी बारीकियों को आपको भी ऑब्ज़र्व करना होगा. अगर जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा. तो आप इसके बारीकियों पर ध्यान दें कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. डेफिनेटली यू विल लाइक इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ये जो पार्टिकल P है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. हम कब कहेंगे कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा? जब ये पार्टिकल एक सर्कल के अराउंड मूव करेगा, यानी कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस सेंटर से यानी कि पॉइंट O से फिक्स रहेगी. यानी कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से फिक्स रहेगी तब, और ये पार्टिकल मूव करेगी तो कहा जाएगा कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है. और ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा. इसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट O इज फिक्स्ड, देन वी कॉल द पार्टिकल P इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. अगर ये पार्टिकल P और O के बीच में किसी भी तरह का डिस्टेंस यानी कि अप्रोच नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि ये लाइन OP. अगर इस लाइन को मैं इसके ओरिजिन से मिला दूँ यहाँ से, तो इसका जो वेलोसिटी होगा परपेंडिकुलर टू द OP. इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है. यानी कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल पर टेंजेंट होगा, है ना. इसको टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को टच करता हुआ जाता है तो ये टेंजेंट है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन. अगर आपने इसको सीख लिया है कि सर्कुलर मोशन ऐसा होता है तो अब हम इसके पैरामीटर को स्टडी करेंगे. तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर्स होता है एंगुलर पोजीशन. यानी कि किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए, किसी भी पार्टिकल के मोशन को, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन हो चाहे हमारा सर्कुलर मोशन हो, स्टडी करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट होता है जहां से किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है. रेक्टिलिनियर के मोशन के केस में हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे और वहां से उस पार्टिकल के मोशन को देखते थे कि पार्टिकल उस रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसकी तरफ आ रहा है या फिर जा रहा है. जा रहा होता था तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता था, आ रहा होता था तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट की तरफ. तो इसमें भी सर्कुलर मोशन में हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा. रेफरेंस पॉइंट यानी कि ये यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा और ऑब्जर्वर का जो आई साइट होगा इस तरफ होगा. अगर, क्योंकि यहाँ पर एंगल की बात होगी, यहाँ पर अगर पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो इस वाले सेंटर पर ये जो लाइन है इसका रेडियस एक्स एक्सिस के साथ यानी रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, ये डिसाइड करेगा उस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन को. अगर किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल P यहाँ पर है तो इसका मतलब है इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, तो उसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा थीटा. वट एवर थीटा कुछ भी हो सकता है,
कोई भी एंगल हो सकता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस साथ 90 डिग्री पर इंक्लाइन होता है, तो पार्टिकल का पोजीशन 90 डिग्री पर होगा, यानी कि 90 डिग्री। अगर किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मतलब है कि पार्टिकल 180 डिग्री का एंगुलर पोजीशन को कवर किया है, और पार्टिकल का पोजीशन अगर यहाँ पर है तो ये पार्टिकल 3π/2 यानी कि 270 डिग्री को कवर किया है। तो बेसिकली एंगुलर पोजीशन को हम एसआई यूनिट में, रेडियन में हम डिस्कस करेंगे। अगर डिग्री में दिया होगा तो हम सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और हम उसको डिफाइन करेंगे। तो पता करते हैं कि रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर माना कि 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर इसको रेडियन में हमें पढ़ना है तो इसको करेंगे π/180 × 30। इसका फार्मूला हम बता देते हैं कि अगर डिग्री से रेडियन में डिस्कस करना है, डिग्री टू रेडियन में हमें डिस्कस करना है, तो हमें गुना कर π/180 को मल्टीप्लाई करना होगा जो भी आपका थीटा दिया हुआ है, जो भी आपका थीटा दिया हुआ है, चाहे थीटा ये तो कॉमन रहेगा π/1/80, और थीटा जो भी होगा 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री जो भी होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और कैंसिल करके जो बचेगा वही आपका जो डिग्री वाला एंगल है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यानी कि जो भी फार्मूला यहाँ पर आने वाला है इसके काइनेमेटिक्स फार्मूला में, उसको हम रेडियन में ला करके कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर लेटेस्ट सपोज अगर मुझे 30 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ π/180 × 30, तो ये कट जाएगा 3/6 यानी कि π/6 ये रेडियन हो जाएगा। और रेडियन को हम शॉर्ट में RAD से डिनोट करते हैं, RAD रेड, तो ये जगह π/6 रेड। तो ये हमारा है पहला, हमने पैरामीटर स्टडी कर लिया, वो है एंगुलर पोजीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर पोजीशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये देखिए पार्टिकल हम ऐसे भी ले सकते थे, इधर से ये पार्टिकल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा जो पोजीशन होता है वो प्लस में माना जाएगा। अगर उसने ऐसे 30 डिग्री कंप्लीट किया तो प्लस 30 डिग्री। अगर उसके अपोजिट अगर कोई बोला कि मैं पार्टिकल के पोजीशन को मैं क्लॉकवाइज से मैं मेज़र करना चाहता हूँ, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल का जो कन्वेंशन है मेज़र करने के लिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो प्लस, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस। लेकिन कन्वेंशनली हमेशा पोजीशन को मेज़र करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्रीफर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एंगुलर पोजीशन। अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसको देखते हैं। दूसरा हमारा पैरामीटर्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है अगर चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यानी कि कितना पोजीशन चेंज किया। जैसे हम रेक्टिलिनियर मोशन के केस में जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो पहले पोजीशन को हम देखते थे। अगर कोई पार्टिकल सपोज यहाँ पर है, x1 पर है, और ये पार्टिकल यानी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेक्टिलिनियर मोशन में अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर कोई पार्टिकल P x1 पर है, उसके बाद ये पार्टिकल कुछ समय के बाद ये x2 पर चला जाता है, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था x2 - x1, ये होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर सर्कुलर मोशन में हम बात करें, इस रेफरेंस लाइन से अगर किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल हमारा थीटा पर है, यानी कि थीटा 1 पर है, सपोज थीटा 1 पर है, और दूसरे इंस्टेंट पर पार्टिकल कुछ समय के बाद ये थीटा 2 पर चला जाता है, तो इसका जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका चेंज इन एंगुलर पोजीशन, पहले था थीटा 1, बाद में हो गया थीटा 2,
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो माना जाएगा वो हो जाएगा θ2 माइनस θ1। तो इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल रेफरेंस लाइन से अगर पहले 30 डिग्री पर था, कुछ समय के बाद इस पार्टिकल का पोजीशन हो गया 60 डिग्री, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली पहले क्या था, इनिशियल 30, फाइनल हो गया 60, तो फाइनल माइनस इनिशियल। जो चेंज इन एंगुलर पोजीशन होता है उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चेंज इन एंगुलर पोजीशन को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी कि 60 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अगर इसको रेडियन में बात करें तो वही π/6 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड एज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन। चूँकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट क्या हो सकता है बताओ आप। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो एंगुलर पोजीशन में चेंज होने से आया है, तो एंगुलर पोजीशन में चेंज होने से वो एंगल ही होगा। तो एंगल का क्या होता है, यूनिट रेडियन होता है। तो यहाँ इसका हो जाएगा रेडियन। इसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, नो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन देखो, या तो क्लॉकवाइज होगा, या तो पार्टिकल ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। तो ये तो हो गया, ये वाला सेंस है क्लॉकवाइज का, और ये वाला सेंस है, ऐसे वाला सेंस जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज का। लेकिन हम मैथमेटिकली कन्वीनियंट नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम इसके डायरेक्शन को अगर मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर इसके डायरेक्शन को मेंशन करना होता है तो हम उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहते हैं। इसको बस हम क्या करते हैं कि अगर क्लॉकवाइज में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बनेगा, देखिए इसको राइट हैंड रूल, अपने राइट हैंड से पार्टिकल के मूवमेंट की दिशा में अपने फिंगर को कर्ल कीजिए, तो जो थंब जो पॉइंट करेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर सपोज कोई पार्टिकल, इसको मैं दिखा रहा हूँ, अगर कोई पार्टिकल, ये हमारा एक प्लेन है और ये है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसको ऐसे रखा गया है, इस वाले प्लेन को ऐसे रखा गया है, तो इसी में पार्टिकल ऐसे से नाच रहा है, इसी प्लेन में, यानी इस प्लेन में ऐसे से नाच रहा है। तो आप बस जस्ट विजुअलाइज करो कि ये वाला प्लेन बेसिकली ऐसे रखा हुआ है और पार्टिकल इस पर ऐसे से नाच रहा है। अब मैं दिखा दो, पार्टिकल जो नाच रहा है वो इस तरह से नाच रहा है। किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ पर था P, और उसी समय ये कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यानी कि t + dt समय के बाद, ये t समय पर पार्टिकल था, और थोड़े समय के बाद ये dt जो टाइम होता है बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल टाइम होता है, इतना छोटा होता है, लगभग जीरो के बराबर। जीरो एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन जीरो की तरफ टेंड करता है, तो इतना छोटा टाइम होता है। तो ये पार्टिकल किसी समय t इंस्टेंट पर यहाँ पर था और t + t इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ पर चला गया। मतलब कि आप तो समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल जा रहा है ऐसे। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हमको डायरेक्शन दिखाना है तो ये बेसिकली जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये तो बोलने के लिए सही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन मैथमेटिकली कन्वीनियंट के लिए हम पार्टिकल को राइट हैंड रूल से दिखाते हैं। पार्टिकल ऐसे, यानी कि इस प्लेन पर है तो पार्टिकल को ऐसे, ये जो ऊपर है ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये जो हमारा थंब है ये जो पॉइंट करेगा इसके डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। चूँकि देखियो डायरेक्शन जो हम वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में, लेकिन अगर कोई कहेगा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होगा, उसको किस वाले वेक्टर में दिखाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है दिखाना। तो हमें मैथमेटिक्स में इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसका डायरेक्शन हम कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, i कैप, j कैप या k कैप कोई भी टर्म में हो। तो हमको अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ये होता है ऊपर की तरफ, यानी कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर।
अगर इस प्लेन में हमारा एक x है एक y है, यानी कि इस प्लेन में ऐसे है तो इस तरफ x है इस तरफ y है, तो ये जो होगा, ये जो ऊपर जा रहा है ये z है। तो इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हमारा मान लेते हैं अगर किसी समय पर थीटा था और ये हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा, तो ये जो इतना चेंज हुआ है बेसिकली वो डी थीटा हुआ है। तो डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अगर आपको जब भी डायरेक्शन बताना है तो आपको बस इसको घुमाना है ऐसे, जो भी प्लेन में होगा उस प्लेन में उसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल सपोज हम बोर्ड के प्लेन में ले रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में अगर पार्टिकल का जो सेंस है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेंस अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हमें एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट उसको दिखाना है तो बस अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है ऐसे ऐसे से करके मूव कर रहा है इस प्लेन में, तो बस इस पार्टिकल को हम ऐसे कर्ल करेंगे। तो ये देखिए जो अंगूठा जो हमारा थंब ये पॉइंट कर रहा आउटवर्ड, तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा आउटवर्ड। इसको हम डॉट से दिखाते हैं, तो डॉट से दिखाते हैं, डॉट को कहते हैं आउटवर्ड। अगर हमारा सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज सेंस था। अगर क्लॉकवाइज सेंस हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन बनेगा वो देखो, अगर ऐसे इसको हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा तो अंगूठा बोर्ड के अंदर जा रहा है इनवर्ड, बोर्ड के अंदर जा रहा है इनवर्ड, तो यहाँ पर जो डी थीटा का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका इनवर्ड। इनवर्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं जिसको इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है, इनवर्ड। तो ये है एंगुलर पोजीशन को दिखाने का तरीका। तो अगले हम जो हमारा अगला जो पैरामीटर्स है वो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं ए वी जी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन बट्टा टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेल्टा थीटा जो होगा वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बट्टा डेल्टा टी, ये हमारा हो जाता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, अगर कोई पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर π/6 पर था, यानी कि t इक्वल टू मान लेते हैं 3 सेकेंड पे, और पार्टिकल कुछ समय के बाद t इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन हो जाता है π/3। अगर मुझे इसका एवरेज, चूँकि ये हमारा इंटरवल फाइनाइट है, ये बड़ा इंटरवल है 3 to 6 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड का विंडो है इसमें, तो इसको जो हम डिफाइन करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा थीटा एफ माइनस थीटा आई बाई डेल्टा टी। तो जो हमारा इनिशियल फाइनल पोजीशन है π/3 है, तो π/3 माइनस इनिशियल पोजीशन है π/6 और टाइम जो है पहले था ये t2, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 6 - 3 इक्वल टू हो जाएगा π/3/3 इक्वल टू हो जाएगा π/9 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो जाता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो अब थोड़ा सा हम इसके यूनिट के बारे में बात, क्योंकि मैं यहाँ पर यूनिट यूज किया हूँ रेडियन पर सेकेंड, तो इसके यूनिट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका जो डेफिनेशन है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा का जो यूनिट होता है वो तो रेडियन होता है और टाइम का होता है सेकेंड। तो चूंकि ये ऊपर है ये नीचे, तो इसको पढ़ेंगे रेडियन पर सेकेंड, यानी कि रेड पर ऐसे लिखेंगे, सेकेंड पूरा भी लिख सकते हैं और आधा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा इसका यूनिट होता है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सेकेंड का होता है टी, तो इसका हो जाएगा टी इनवर्स, तो इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम जो स्टिक है जस्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो इसके पैरामीटर्स हैं उसको, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वो किसी इंस्टेंट पर डिफाइन होगा। इसमें जो एंगल चेंज होगा बहुत छोटे समय के लिए, इतना छोटा जैसे
अगर कोई पार्टिकल किसी इंस्टेंट 3 सेकेंड पे मान लेते हैं वो π/3 पर था, माने π/6 पर था, तो 3.0000001 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन हो जाएगा π/3 से थोड़ा सा बड़ा, इतना यानी कि बड़ा कि हम उसको लगभग π/3 ही मान लेंगे। तो वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस। बेसिकली वो इंस्टेंट पर डिफाइन होता है। उस पर जब सवाल आएगा तो आप उसको वहाँ पर उसको हम देखेंगे, उस पर हम जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। इंस्टेंटेनियस पर हमेशा हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशिएशन आई थिंक आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा होगा आपने कि कैसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो अगला पैरामीटर हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसको हम ओमेगा से दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको तो बता ही दिया कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंट पर डिफाइन होता है। तो डिफाइंड एट एनी इंस्टेंट, डिफाइंड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर डिफाइन होता है। इसको जो लिखते हैं, इसका जो ये होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। देखिए एवरेज में जो हम डिफाइन करते थे, ओमेगा एवरेज को जो डिफाइन करते थे वो होता था डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर मैं इस टाइम को बहुत छोटा कर दूं, इस टाइम को मैं बहुत छोटा कर दूं, अगर मैं इस टाइम को इतना छोटा कर दूं कि लगभग जीरो के बराबर, जीरो को अप्रोच करने लगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम हेल्प लेते हैं डिफरेंशिएशन का, क्योंकि यहाँ पर देखिए पोजीशन को डिफरेंशिएट किया गया टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपका कोई फंक्शन दिया हो, सपोज थीटा इक्वल टू मान लेते हैं दिया हुआ है t² + 2t + 5, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा बताओ एट t = 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ पर कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा निकालने के लिए हमने जो इसका डेफिनेशन सीखा है डी थीटा बाई डी टी, तो हम डी टी और थीटा की जगह पर हम इसको रख देंगे, इसको, यानी कि t² + 2t + 5। तो t² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2t, और 2t का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा 0, यानी कि 2t + 2। हमको निकालना चूँकि 1 सेकेंड पे, तो हमको ओमेगा एट t = 1 सेकेंड, यानी कि t की जगह पर अब हमको 1 डाल देना है, तो 2 × 1 + 2 तो इक्वल टू हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमेशा इसमें डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे, हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो जिस इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है और वो टाइम इंस्टेंट को हम वहाँ पर रिप्लेस करेंगे और हम आंसर को निकालेंगे। तो इसका जो यूनिट होगा, इसका जो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिट होगा, इसका भी यूनिट वही होगा रेडियन पर सेकेंड। इसका डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन वो होगा टी इनवर्स, ठीक है, टी इनवर्स। तो ये सब इसका है, छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम में आता रहता है, छोटे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखना है। तो चलिए अगले पैरामीटर की तरफ हम मूव करते हैं, उसका नाम है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगला जो हमारा है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे अल्फ़ा एवरेज से, अल्फ़ा एवरेज से। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एवरेज वाली जितनी भी चीज़ होती है वो फाइनाइट इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, वो इंस्टेंट पर डिफाइन नहीं होती है। इंस्टेंट पर जो डिफाइन होगा वो इंस्टेंटेनियस होता है, तो ये जो डिफाइन होगा वो फाइनाइट इंटरवल के लिए होगा। तो इसको जो हम डिफाइन करेंगे, इसका जो डेफिनेशन होता है अल्फ़ा एवरेज इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। हमने रेक्टिलिनियर मोशन में जो पढ़ा था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। हम यहाँ पढ़ेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि फाइनाइट इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर जो होगा, अगर मैं डेल्टा ओमेगा की बात करूँ, ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बट्टा डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका। ये डेफिनेशन है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। अगर सपोज कोई पार्टिकल, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर, उसका जो किसी इंस्टेंट पर, यानी कि t = मान लेते हैं
3 सेकेंड पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी था वो था 3 रेडियन पर सेकेंड। 3 रेडियन पर सेकेंड। कुछ समय के बाद पार्टिकल यहाँ पर आया है तो उसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 6 रेडियन पर सेकेंड। कितने समय पर? ये t इक्वल टू मान लेते हैं 4 सेकेंड पर। चूँकि फाइनाइट इंटरवल है, यानी 3 to 4 एक फाइनाइट है, बड़ा इंटरवल है, तो इसको हम जो डिफाइन करेंगे अल्फ़ा एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय T2 माइनस T1। तो फाइनल कितना है हमारा? 6 है, 6 रेडियन। इनिशियल कितना है? 3 रेडियन। और टाइम क्या है हमारा? फाइनल टाइम है 4, इनिशियल टाइम है 3, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा एवरेज। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट जो होता है, जैसे ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, और ये टाइम है, टाइम का होगा पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो अब अगला और लास्ट पैरामीटर है आज के क्लास का वो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। जब एवरेज का जो एक्सेलरेशन होता था, जब वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो वो इस तरह से हो जाता है। अब इसका मतलब है कि अब जो इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा तो ओमेगा अगर हमको टाइम के फंक्शन में दिया होगा तो ओमेगा को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जिस इंस्टेंट में पूछा जाएगा उस इंस्टेंट को उस फंक्शन में हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएटेड फंक्शन में रिप्लेस करेंगे, तो हमको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं डी थीटा बाई डी थीटा, यानी थीटा से मल्टीप्लाई किया, थीटा से डिवाइड किया, ताकि इसमें किसी भी तरह का अल्टरेशन नहीं, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसमें कुछ सेटिंग करेंगे, कुछ सेटिंग इस तरह से करेंगे, डी थीटा बाई डी टी को साथ कर दिया और इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा को साथ कर दिया। तो डी थीटा बाई डी टी को हमने पढ़ा है ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसको कहा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। आइए हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। जैसे हमने रेक्टेलिनियर मोशन में पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डी वी बाई डी टी, है ना। और एक फार्मूला और पढ़ा था, इसको और फार्मूला पढ़ा था वी डी वी बाई डी एक्स, ऐसा भी पढ़ा था। ठीक है, 2 फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से कोरिलेट करूँ तो सेम टू सेम है। एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, ये भी अल्फ़ा का ही फार्मूला है। तो दोनों फार्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल को, इससे जो संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे। जब हमारा अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा, एक तो अल्फ़ा में वेरिएशन भी आएगा, अगर अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा तो अल्फ़ा कांस्टेंट के लिए हम कुछ सर्कुलर मोशन के इक्वेशन को यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम एक्सेलरेशन लीनियर इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर यूज़ करता था। फर्स्ट स्पीड इक्वेशन यानी कि v बराबर यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम इक्वेशन को यूज करेंगे, उसको लिखेंगे अगले क्लास में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।